सो गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। और कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल जो ग्रुप है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप से लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर एमाइड हो गया, सारे ये सारे जितने भी कंपाउंड्स सारे आ जाते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट वी शुड रिमेम्बर दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि चार पांच क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मतलब नेम रिएक्शन से आ जाते हैं, कुछ कन्वर्सन से आ जाते हैं, नीट में हो या फिर जी में हो, इजीली आ जाते हैं कार्बन कंपाउंड से। और एक बड़ी बात है कि कार्बन कंपाउंड्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से समझ लिया, तो मान लो कि 70-75% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों ज्यादा है, क्यों मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स को इतना अ, मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, वी शुड फर्स्ट ले ए मैप। ठीक है, एक पाथवे हम क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, धीरे धीरे कैसे पढ़ेंगे, और कौन सी चीजें जो हम पहले पढ़ेंगे और कौन सी चीजें बाद में पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक कैसे हम कवर करेंगे, उसका एक मतलब आइडिया होना चाहिए। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट विथ ले मैप। और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, सो ये जो है ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड। सो पहले जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सबसे कार्बोनिल ग्रुप, नॉट कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका क्या नेचर है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और सो दैट इज द थिंग। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप का नेचर क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये है कार्बन ग्रुप सी डबल वन ओ, और उसके साथ दो और ग्रुप जुड़ा रहता है। कुछ भी ग्रुप हो सकता है, G1 मान लो या फिर G2 मान लो, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। हमें पता है कि कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ ये है कार्बोनिल ग्रुप। और हमें पता है कि इस कार्बन का होता है चार बॉन्ड, चार हाथ, और यहाँ पे कुछ भी ग्रुप अटैच मतलब अटैच रह सकता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप। और इसका नेचर क्या है पहले हम ये समझेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ोगे ना, मान लो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो भी हो, उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये मतलब कॉमन है। और इसीलिए इसको कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एंड दैट इज वाई एंड दैट इज द रीजन that we must understand the nature of this carbonyl group very very well. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। देन हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उसका ये है, हो गया सी डबल बॉन्ड हो गया कार्बोनिल ग्रुप, और उसके साथ उस कार्बन के साथ मान लो दो मतलब और भी बॉन्ड बाकी रहता है। और यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप या फिर कौन सा एटम जुड़ा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर होता है। उसका नाम भी अलग होता है। कई होता है, मान लो एल्डिहाइड हो गया, या फिर कीटोन भी हो सकता है। सब अलग अलग होता है। जो भी होता है वो हम धीरे धीरे मतलब पता करेंगे कि कौन सा है वो। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, जब हमको पता चल जाएगा कि मतलब कार्बन कितने टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड किसको कहते हैं, कीटोन किसको कहते हैं, या फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड किसको कहते हैं, उसके नेचर क्या है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे कुछ नाम भी मतलब याद करेंगे। जैसे मतलब कुछ कॉमन जो नेम होते हैं, मान लीजिए मतलब हमें तो आईयूपैक नेम ही पता है, बट जो कॉमन कॉमन जो नेम होते हैं ना,
कंपाउंड के, जैसे कि मान लीजिए एसीटोन या फिर एसिटल्डिहाइड, ये किसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। सो ऐसे कंपाउंड की जो नाम है वो हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, और उसको ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है या फिर याद करना है। हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा कि ये जो जनरल नाम जो है, जनरल नेम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वो क्या होता है हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स, क्योंकि हमने पहले ही कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर है वो पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि डिफरेंट टाइप का जो कार्बोनिल ग्रुप हमने पढ़ा उसका रिएक्टिविटी कैसा होगा, और उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से जो जनरल रिएक्शंस जो है वो कैसा होगा वो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी बोला कि सेकंड में हम लोग डिफरेंट, पहले हम कार्बोनिल ग्रुप का नेचर पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसे होते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं हमें याद रहना, हमें उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, एसिड ज्यादा रिएक्टिव है या फिर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा कि एमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो हमें पहले जानना है, और उसके बिना पे उसके ऊपर बेस करके हम इजीली जो जनरल रिएक्शन है वो पहले हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट विल ट्राई द नेम रिएक्शंस, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या फिर एमाइड का हो गया, वो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और ये नेम रिएक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्री में वो मतलब बदलाव लाके रख दिया वो सारे जितने भी नेम रिएक्शंस है, इसलिए वो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम धीरे धीरे उस नेम रिएक्शंस को भी जानेंगे। तो पहले हम कार्बोनिल ग्रुप के नेचर को समझेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या क्या होते हैं उसके नाम जानेंगे, उसका क्या क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हम पता करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट जनरल रिएक्शंस, और उसके बाद नेम रिएक्शन मतलब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पे जानेंगे। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मान लो आपके पास 5 टाइप कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड क्या है। मतलब आइडेंटिफाई कैसे करोगे केमिकली, आप एक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दैट वी हैव टू नो। एंड हाउ विल वी नो इट, इट्स वेरी इजी। मान लो कि एक एल्डिहाइड है, कीटो है, वहां पे एक आपने रिएजेंट दे दिया, आपने कुछ रिएजेंट दे दिया, 5 कंपाउंड है, उनमें से 4 जो कंपाउंड है उसमें 4 कंपाउंड में कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, एक जो कंपाउंड है उसमें आपने देखा कि सिल्वर कलर का कुछ प्रेसिपिटेट आ गया है, एक सिल्वर लेयर बन गया है टेस्ट ट्यूब के वॉल में। तो आपको उससे पता चलेगा कि ये वाला जो कंपाउंड है आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है या फिर जो भी है। सो दैट इज द थिंग यू विल मतलब अंडरस्टैंड, यू विल नो कि कैसे मतलब वो काम करता है, मतलब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट है ये भी बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैसे हर एक जो कंपाउंड है वो कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन इज बेसिकली आप सारे कंपाउंड को, मतलब जितने भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें अगर आप एक पर्टिकुलर रिएजेंट या फिर पर्टिकुलर केमिकल डालोगे तो कुछ कंपाउंड्स, मतलब सारे कंपाउंड्स डिफरेंटली बिहेव करेगा, कुछ कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ रिएक्ट करेगा। वो सिलेक्टिवली जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है वहां से आपको, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेसिकली रिएक्टिविटी का ही एक पार्ट है, एक रिएक्शन का ही पार्ट है। आप अगर ठीक से समझ पा रहे हो कि रिएक्शंस क्या, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है या फिर जनरल रिएक्शंस क्या मतलब कैसे आपको प्रेडिक्ट करना है, या फिर नेचर जो है सारे कंपाउंड्स का आपने ठीक से समझ लिया, तो इट इज वेरी easy to identify those compounds and it is very easy to understand how to identify those compounds. And finally हम पढ़ेंगे preparations। सी प्रिपरेशन आप पहले मत पढ़ो, प्रिपरेशन एकदम लास्ट में पढ़ना है क्योंकि प्रिपरेशन इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन जो है ना वो मतलब वो भी दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको एल्डिहाइड अगर बनाना है या फिर कोई भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या फिर मान लो आप इथानॉल, ठीक है,
इथेनॉल को अगर आपको प्रिपेयर करना है, मैं मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप तो ऐसे नहीं करोगे ना कि एक कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, मतलब कार्बन एटम ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, या फिर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एटम ले लिया और सबको एक साथ मिला के मतलब आप इथेनॉल बना रहे हो, ऐसे तो नहीं करोगे ना। आप ऐसा कर भी नहीं सकते। आप क्या करोगे, आप ऐसा मतलब एक चीज लोगे, आप एक ऐसा मतलब कंपाउंड लोगे जो कमर्शियली अवेलेबल है, जो नेचर में अवेलेबल है, एक ऐसा चीज लोगे, फिर उसको एक रिएक्शन करोगे, उसको शायद रिड्यूस करोगे। मान लो एक आप एल्डिहाइड ले लिया, या फिर कुछ कुछ और ले लिया, उसको फिर आप रिड्यूस करोगे, या फिर रिड्यूस करके फिर या फिर कुछ और रिएक्शन करोगे, उसके बाद आप अल्कोहल बनाओगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम डिफरेंट एक एक करके लेकर आप मतलब एकजुट करके उसको अल्कोहल बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे। आपके कॉमर्शियली जो अवेलेबल चीजें हैं, ठीक है, मार्केट में जो भी चीजें मतलब अवेलेबल है, या फिर मान लो आपके एनवायरनमेंट में जो चीजें ऑलरेडी मिलता है, उसी उसी को आप कोई ना कोई रिएक्शन करके, चाहे वो रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन हो गया या फिर कोई भी और रिएक्शन हो गया, उसको करके आप एक अल्कोहल बनाओगे, राइट। सो बेसिकली प्रिपरेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन मतलब नॉट नेसेसरीली कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ही होगा। वो रिएक्शन मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है जो अवेलेबल है मार्केट में, जो कमर्शियली अवेलेबल एक केमिकल है, उसके ऊपर एक रिएक्शन करके आप एक आप जो कंपाउंड बनाना चाहते हो, जो कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हो, उस पर आप यूज करोगे। सो बेसिकली दीज आर द लेम। मैं और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले हम जानेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड का नेचर क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा वो हम जानेंगे। और उसके बाद हम जनरल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, और नेम रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, केमिकली, ऑफ कोर्स केमिकली हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दैट वी विल लर्न। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उस कुछ सिलेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड से उसको प्रिपेयर कैसे करना है। Okay, so first, today we first start about nature of carbonyl compounds, right? So पहले आप देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड इज बेसिकली, सॉरी, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, नॉट कंपाउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जस्ट तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो भी है, तो बेसिकली दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो सी डबल बॉन्ड है ना, ये है कार्बोनिल ग्रुप। और हमें पता है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो आप अगर देखोगे, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इसमें कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के पास और बाकी है 2 बॉन्ड। और ये 2 बॉन्ड वो किसी के भी साथ भी कर सकता है। मैंने यहाँ पे G1 G2 ऐसे लिख दिया क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन ये किसके साथ कौन सा एटम के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कौन से ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे अगर कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। अगर दोनों जगह पे ही कार्बन या फिर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कीटोन बनेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने G1 G2 अब मैंने ऐसे लिख के रखा है। तो फॉर नाउ यू फॉरगेट अबाउट G1 एंड G2, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है अभी के लिए वो आप भूल जाओ। अभी के लिए आप फोकस करो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं, इस पे आप फोकस करो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप एंड सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज बेसिकली द कार्बोनिल ग्रुप, ओके। अभी तक हमको ये पता चल गया कि सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है। कहीं कोई भी कंपाउंड में अगर आपने ये सी डबल बॉन्ड ओ देख लिया कहीं पर, फिर आपको फिर आपको पता चलना चाहिए कि वो एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है।
सी डबल बॉन्ड ओ को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद और एक नोमेनक्लेचर हम सीख लेते हैं, वो है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद आपको और एक जो चीज सीखना पड़ेगा वो है इसका एक सिंपल नेमिंग जो हम बाद में भी यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम। और सॉरी, और ये जो है, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मैं एक बार फ्रेश करके ये लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब वो हो जाए, क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। सेकंड ब्रो। सो जैसे कि मैंने बोला, ये जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन है, इसलिए इसको कार्बोनिल कार्बन एटम है। सिमिलरली ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अभी ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, और इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें मतलब ऐसा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब भी मेंशन करेंगे कि कार्बोनिल कार्बन में कुछ अटैक हो रहा है या फिर कार्बोनिल कार्बन में कुछ हो रहा है, इसका मतलब हम इसके बारे में, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतना तक हमें पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ है कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें ये है कार्बोनिल कार्बन एटम और ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। अभी हमने पढ़ा है कि कार्बन का 4 बॉन्ड कर सकता है, लेकिन अगर कार्बन किसी भी एटम के साथ, मान लो कार्बन कोई भी एटम के साथ, जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड किया है ना, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड किया, तो क्या होता है, कार एक बॉन्ड हो जाता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो है पाई बॉन्ड। मतलब कार्बन कोई भी एटम के साथ अगर एक से ज्यादा बॉन्ड कर रहा है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा, उसके बाद बाकी जितना भी बॉन्ड वो करेगा एक सेम का मतलब सेम एटम के साथ, तो वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप में एक जो मतलब बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड, ठीक है। और यही हमने लिखा है कि देयर आर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एटम एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। अभी आपको पता है कि कार्बोनिल कार्बन एटम मतलब कौन से एटम की बात कर रहे हैं, हम ये वाला एटम की बात कर रहे हैं। और कार्बोनिल ऑक्सीजन मतलब हम कौन से एटम की बात कर रहे हैं, हम ये वाला एटम की बात कर रहे हैं, मतलब ये सॉरी ये वाला जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमें ये पता चल गया कि कार्बोनिल कार्बन एटम क्या है और कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम क्या है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चल गया कि हाँ मतलब उम, एक कार्बोनिल ग्रुप में जो हमारा एक बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, वो है एक सिग्मा बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड होता है वो है पाई बॉन्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि कार्बोनिल जो ग्रुप है ये है कार्बन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, इसको कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, और इस इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी तक इतना हमें याद हो गया। अभी एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बोनिल कार्बन एटम है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर रहा है। और डबल बॉन्ड कर रहा है इसका मतलब ये है
ये जो कार्बोनिल कार्बन ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल कार्बन एटम है ना, ये कार्बोनिल कार्बन एटम बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मीथेन जो होता है, ठीक है, मीथेन जो होता है CH4, वहां पे जो हमारा क्या कहते हैं वहां पे जो हमारा कार्बन होता एटम होता है, वो बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल का जो कार्बन एटम होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल ये लोग करता है ना, यहाँ पे जो एंगल ये करता है, ये एक यहाँ पे जो एक ग्रुप है या फिर जो भी एटम है, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 120 डिग्री होता है। वो थोड़ा बहुत चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, बट मोस्टली ये 120 डिग्री होता है। और ये ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम, और यहाँ पे जो ग्रुप है ये तीन एक साथ सेम प्लेन में रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि मीथेन मीथेन का क्या होता है, मीथेन का दो हाइड्रोजन और एक कार्बन एक प्लेन में होता है, और बाकी जो दो हाइड्रोजन होता है ना, वो एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। हमें पता है उसका पिरामिडल एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब टेट्राहेड्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन ऑक्सीजन और बाकी जो दो ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर दो एटम अलग अलग या फिर सेम जो जुड़ा हुआ है, वो सारे सेम प्लेन में रहता है, ठीक है। और उनका बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ये भी एंगल 120 डिग्री, ये भी एंगल 120 डिग्री, और ये भी जो एंगल है वो भी 120 डिग्री है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन एटम इज बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज, और G1 G2 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम रिमेन्स ऑन द सेम प्लेन, सेमी प्लेन में होता है। यहाँ पे कोई भी मतलब एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसा कुछ नहीं होता, सेम प्लेन में ही रहता है। एंड द एंगल बिटवीन G1 C एटम एंड ऑक्सीजन एटम, मतलब ये तीनों जो एंगल होता है ना, ये एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है, ठीक है, उसके आसपास ही होता है। तो नेचर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप का जो मतलब सी डबल बॉन्ड ओ है, उसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, वो हमने अभी तक जाना। हमने ये भी जाना कि उसमें जो दो बॉन्ड बॉन्ड होते हैं, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि उस जो कार्बोनिल कार्बन एटम होता है, वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण उनके बीच में जो एंगल होता है ना, वो एंगल बेसिकली 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी तक हमें ये इजीली ये जो दो प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम बाद में भी देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें पता चल गया। नाउ नाउ we'll टॉक अबाउट अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप में अभी तक हमें पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन है और डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें पता चल गया। सॉरी यहाँ पे ना वो हो गया, कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो हमें अभी तक जो पता चला है वो है कि कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास होता है कार्बोनिल कार्बन और होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी इस कार्बन के साथ दो और बॉन्ड जुड़ा होता है, ठीक। हम उसको लेके ज्यादा अभी के लिए टेंशन नहीं लेंगे। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ना, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है। नेगेटिविटी, सॉरी, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन का, वो ज्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है। और इसलिए उसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप में जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खुद के तरह खुद के तरफ थोड़ा खींच लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा, मतलब एकदम बीच में नहीं रहता वो। आप ऐसे सोचो कि थोड़ा सा वो ऑक्सीजन की तरफ मतलब खींचा चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है कार्बन से। ठीक है। और इसलिए क्या होता है कि अगर अ, मतलब आप किसी भी स्पीसीज के ऊपर या फिर किसी भी मतलब एटम के ऊपर अगर थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर में होगा, है ना। वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। और पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन मतलब इस ग्रुप में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज है। ऐसा नहीं है कि पूरा चार्ज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उसके वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। और इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हमने डेल्टा नेगेटिव हमने बताया है। और उल्टा दिख से देखा जाए तो कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाता है। सो इन अ वे कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल ग्रुप में, वो थोड़ा सा चार्ज सेपरेटेड स्पीसीज जैसा रहता है। मतलब कार्बन के ऊपर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा नेगेटिव हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू कार्बन। और ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जनरल रिएक्शन हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ओनली, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। ओनली नहीं है, मतलब और भी बाकी जो नेचर मैंने पहले बोला उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए इसके इसके अंदर जो बॉन्ड हुआ है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन थोड़ा खुद के तरफ खींच लेता है। और खुद की तरफ खींच लेता है इसके लिए ऑक्सीजन में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब डेल्टा नेगेटिव टाइप। ठीक है। इट्स नॉट लाइक टोटली नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और कार्बन में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का लैक रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम रहता है। और इन्हें वे हम कह सकते हैं कि कार्बन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है। That is what it is written over here. There is a slight say a charge difference between carbon atom and oxygen atom due to the electronegativity difference between carbon and oxygen. ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया कि इसका क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी है, क्या क्या नेचर है। मतलब क्या क्या हमने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम क्या किसको कहते हैं, कार्बन एटम क्या कहते हैं, उनके बीच का एंगल हमें पता चल गया कि 120 डिग्री रहता है। हमें पता चल गया कि ऑफ कोर्स जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। और हमें ये भी पता चल गया कि सिर्फ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड या और एक सिग्मा बॉन्ड ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी थोड़ा सा रहता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जितने भी रिएक्शंस है इसके ऊपर बेस करके ही रिएक्शंस होते हैं। तो एक थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शंस होते कैसे। मान लो एक सिस्टम में एक जगह पे आपने ये कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ दिया। ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ दिया मतलब यहाँ पे, और बाय द वे ये सारे जितने भी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड्स है उसके लिए मोरलेस सेम ही है। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एसिड या फिर मतलब वो अगर चेंज होगा हम डेफिनेटली हम बोलेंगे, बट कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर है वो मोरलेस जगह पे सेम है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, हमें पता चल गया कि कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है। अब मान लो सिस्टम में वहां पे कोई आप न्यूक्लियोफाइल डाल दो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? आई होप आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। ठीक है। मतलब ये जो भी फाइल या फिर फिलिक वाला जो भी मतलब वर्ड, किसी की भी वर्ड में फाइल या फिर फिलिक ऐसा लिखा रहता है, उसका मतलब उस चीज को वो पसंद करता है। और न्यूक्लियो मतलब ये न्यूक्लियस से आते हैं और हमें पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसी चीज के बारे में हम बोल रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। अब कौन सा वो चीज है जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा?
जो नेगेटिवली चार्ज होगा और इन्हें वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मान लो OH माइनस हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। कोई भी मान लीजिए फ्लूराइड माइनस F माइनस, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। या फिर साइनाइड माइनस CN, इसको हम मतलब न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। या फिर मान लीजिए एमोनिया, ठीक है, एमोनिया तो वो है न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि एक एक्सेस लोन पेयर है, ये हम डोनेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया या फिर नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम NU से हम डिनोट करते हैं। अब मान लो अभी सिस्टम में ये कार्बोनिल ग्रुप है और उसके साथ हमने एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया। न्यूक्लियोफाइल मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है। अब पॉजिटिव चार्ज पसंद है, इसका मतलब वो कहाँ पे जाके अटैक करने की या फिर कहाँ अटैच होने की कोशिश करेगा। ये चाहता है पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल को, तो उसको पसंद है वो पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली वो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास या फिर जिसके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पे वो चला जाएगा। सो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आप दोगे तो वो हमेशा, अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन एटॉम जो है वहां पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया अभी तक? मैं फिर से और एक बार बता रहा हूँ। अगर आपके आपके सिस्टम में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल आपको जो का मतलब, सॉरी, वो वो न्यूक्लियोफाइल जाके आपका जो कार्बोनिल कार्बन एटॉम है वहां पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है या फिर वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं, इसीलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल्स है जिसको मतलब पसंद है पॉजिटिव चार्ज, वो जाके वहीं पे अटैच होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी एक नेचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो एक बार ओके, सो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि हमने बोला, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन एटॉम है ना, ये जो कार्बन एटॉम है जो कि डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में ये अटैक करने का कोशिश करेगा। सो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे वो अटैक करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो भी न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन एटॉम की डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके लिए यहाँ पे अटैक करेगा। अब हमें पता है कि ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमें ये पता है, राइट। और इसका जो एंगल है ये 120 डिग्री, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक कर दिया, अटैक किया मतलब इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया। अब अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या होगा, कार्बन का तो चार ही हाथ हो सकता है, चार ही बॉन्ड हो सकता है, 1 2 3 और ये 4, चार तो ऑलरेडी है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और एक बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब कार्बन का एक बॉन्ड, एक जो हाथ है उसको खोलना पड़ेगा, एक बॉन्ड को उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड डिसॉल्व होगा? यूजुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड करेगा, सिंगल बॉन्ड के ऊपर डबल ट्रिपल कुछ भी बॉन्ड करे, वहां पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, बाकी पाई बॉन्ड रहेगा। और हमें पता है कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जब भी ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड करने की कोशिश करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो मतलब खुल जाएगा। और खुल जाने के बाद पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएगा, वो ये जो ऑक्सीजन एटॉम है वहां पे चला जाएगा। और ऑक्सीजन देखो ये फुल्ली नेगेटिव हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो O माइनस हो जाएगा। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? एज अवर न्यूक्लियोफाइल विच वी आर रिप्रेजेंटिंग एज NU, ठीक है।
अप्रोचेस द कार्बन एटम। कार्बन एटम मतलब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोचेस द कार्बोनिल कार्बन एटम, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, तो फिर इजी रहेगा पढ़ने में। हाँ, तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे? हमने लिखा कि as our nucleophile, which we are representing as Nu, approaches the carbon atom, the pi electrons यहाँ पे अप्रोच किया, सॉरी यहाँ पे अप्रोच किया, ठीक है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है, और टूट जाने के बाद लिविंग ओनली सी, द सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट, इसी सिंगल बॉन्ड इंटैक्ट होता है। but electrons can just vanish, इलेक्ट्रॉन वैनिश नहीं हो सकता। एंड दोज दैट वर इन द पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था, मूव ऑफ ऑन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन में ये नेगेटिव होकर चला जाता है, which ends up with the negative charge that started on the nucleophile। यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था या फिर जो नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज बेसिकली आप देखो, देखा जाए एक तरह से तो ये जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये भी एक नेचर है कार्बोनिल ग्रुप का। आई होप अभी तक आपने समझ पाया। उसके बाद हम देखेंगे और एक चीज, जो हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। हमने अभी बोला कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक करता है ये कार्बन कार्बन एटम को, क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव टाइप चार्ज है, और जब ये अप्रोच करता है तब ये आपका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, दैट पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। और वहां का उस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाके एक नेगेटिव चार्ज कर देता है, और ये जो ऑक्सीजन एटम मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये एक सिग्मा बॉन्ड जो बाकी था वो रह जाता है, ठीक। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो कार्बोनिल कार्बन ग्रुप है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज था। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब इसके ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये एंगल बेसिकली है 120 डिग्री। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक अटैक हो गया, तब आप देखो यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कार्बन के साथ चार हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो इनके सारे जो भी है, इनके सारे बीच का एंगल जो है वो 109.5 डिग्री हो जाता है। तो आप देखो जो एंगल था 120 डिग्री से वो थोड़ा कम होके 109.5 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल ही इसके इसके बीच या फिर इसके बीच या फिर इसके बीच सारे एंगल 109.5 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसका जो मतलब जियोमेट्री हो गया वो अभी टेट्राहेड्रल हो गया, जैसे कि पहले हमने बताया था कि जैसे कि मीथेन मीथेन में जैसा होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, वो ऐसा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो गया, ठीक है। सो दैट वही लिखा हुआ है ट्राइगोनल प्लानर। ये जो प्लेनर जो था ट्राइगोनल प्लानर, मैंने बोला था ये सारे सेम प्लेन में रहता है, सो ये प्लेनर होता है। और ट्राइगोनल क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो ट्राइगोनल ही होगा, ठीक है। सो ट्राइगोनल प्लानर sp2 hybridized carbon atom of the carbonyl group changes to tetrahedral, ये टेट्राहेड्रल है, sp3 hybridized स्टेट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। सो मतलब sp2 था, sp2 से चेंज होके sp3 हो गया, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो था 120 डिग्री से मतलब थोड़ा डिक्रीज होके 109.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या क्या है, अभी तक हमने कार्बोनिल ग्रुप का जितना भी नेचर है, जो नेचर हमें चाहिए था वो नेचर हमें हमने अभी तक मतलब ऑलमोस्ट हमने देख लिया क्या क्या नेचर है इसका, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप का अभी अभी तक का जो नेचर हमने डिस्क्राइब किया बस वही हमें चाहिए, बाकी जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर जो भी रिएक्शन है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझने के लिए दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो नेचर देखा वो नेचर हमें धीरे धीरे याद रखना है, उसको समझना है। और अगर हमने धीरे धीरे उसको समझ गया कि उसका नेचर क्या है, देन इट वुड बी ओके। और ज्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब इसमें नेचर ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है ऐसा भी नहीं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप को बोलते हैं, उसमें कार्बोनिल कार्बन एटम कौन सा है, ऑक्सीजन एटम कौन सा है, उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। और ये जो कार्बोनिल कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एंड दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन ऑल दीज एटम्स आर 120 डिग्री।
and they remain in the same plane, remain on the same plane. उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसीलिए क्या होता है, जो यहाँ पे जो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ खींचा रहता है, इसलिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जैसा होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज में रहता है। और ये जो कार्बन एटम है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में रहता है। एंड why that is the reason why all the nucleophiles try to get attached with this carbonyl carbon atom। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है वो अगर कार्बोनिल कार्बन एटम के साथ अटैक हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो वीक पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के बाद वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर मतलब वहां पे चला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन O माइनस हो जाता है, और बाकी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ एक बॉन्ड होता है, और कार्बन के साथ बाकी जो ग्रुप मतलब पहले से था वो ऑलरेडी था। और और ये इस अटैक की वजह से यहाँ पे जो 120 डिग्री का एंगल था वो कम होके 109.5 डिग्री हो जाता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोनिल कार्बन का, वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है। Now you have to understand and you have to remember all these properties और all these nature। ठीक है, क्योंकि इसी नेचर के ऊपर डिपेंड करके जितने भी जनरल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, सारे चीज इसी से आएंगे। ठीक है, इसी से आप प्रेडिक्ट कर सकोगे। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आप कोई भी सिस्टम में, मान लो वहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पे आप कोई भी सस्ते रिएजेंट अगर डाल रहे हो या फिर कुछ भी दे रहे हो, देन यू कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, देन यू कैन प्रेडिक्ट कि क्या प्रोडक्ट होगा, या फिर कोई भी नेम रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन क्यों ऐसे प्रोडक्ट हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगा। और ये लास्ट में मैंने जो प्रॉपर्टी बोला कि वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन पॉजिट करता है या फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिट करता है, वो हमेशा हमेशा जाके ये कार्बोनिल कार्बन का जो एटॉम है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वहां पे जाके अटैक करता है। और अटैक करता है, उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, देखिए इमीडिएटली यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, मतलब O माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक के लिए यही है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कितने तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली जो पार्ट था नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वो हमने आज पढ़ लिया। अभी वी हैव टू मतलब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे, कैसे उसको नाम देना है, नोमेनक्लेचर, उसका जो जनरल नेम है। ठीक है, जो जनरल नेम है वो भी हम जानेंगे कि उसको जनरल, कुछ कंपाउंड का जनरल जो नेम है, कॉमर्शियल नेम बेसिकली, वो हम देखेंगे। और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिएक्टिविटी इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,